नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज के इस क्लास में हम लोग 66 बीपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था 66 बीपीएससी की जो ज्योग्राफी वैकल्पिक विषय की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो था उसका बी नंबर का क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने यहां पर किया था। तो बी नंबर क्वेश्चन जो था हमारा ए नंबर जो किया था, ए नंबर क्वेश्चन था प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट संचरण कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। आज हम बात करेंगे बी पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग करेंगे बी पर है, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ दिस साइकिल फंक्शन इन टैंडम। ठीक है, जल चक्र क्या है, इस चक्र के विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखने में जितना आसान है उतने ही उसमें लिखने में वैज्ञानिकता की जरूरत है। विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जल चक्र क्या है। तो आइए पहले परिभाषा से आते हैं। जल चक्र का तात्पर्य, चूंकि पता है कि क्वेश्चन के दो भाग हैं, जल चक्र क्या है और इसके विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं जल चक्र क्या है। जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी तंत्र में उपलब्ध जल का चक्रीय परिसंचरण से है। जल का चक्रीय परिसंचरण से है। यह चक्रीय परिसंचरण वाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण के विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये हमारा छोटा सा और संक्षिप्त जो है जल चक्र का परिभाषा हो गया। ठीक है, आगे लिखेंगे पृथ्वी तंत्र का संपूर्ण जल स्थैतिक अवस्था में है। पृथ्वी तंत्र का संपूर्ण जल जो है स्थैतिक अवस्था में है, किंतु कारिक दृष्टि से गत्यात्मक है। कारिक दृष्टि से गत्यात्मक है। ये जल चक्र की परिभाषा में इतनी बातों को लिखेंगे और लिखने के बाद जो है बात ये करेंगे कि पृथ्वी के जो विभिन्न अधिवास स्थल है, जल के अधिवास स्थल है, वहां पर जल चक्र के
किस प्रकार से क्या अवधि होती है, वो कितने दिनों तक किस भाग में किस प्रकार का जल चक्र कितने अवधि का होता है जल चक्र किसी विशेष प्रदेश में, उसका एक हम डाटा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे इनके कंपोनेंट पे। तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के अनुसार मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार विभिन्न जलीय अधिवास क्षेत्र के जल चक्र की अवधि भिन्न भिन्न होती है, जो इस प्रकार है। आप यहाँ थोड़ा सा छोटा सा टेबल बना देंगे। और टेबल बनाने के बाद जो है 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम में से एक कॉलम में जो है एक हमारा कॉलम जो होगा उसका नाम दे देंगे अधिवास क्षेत्र, और इसको दे देंगे अधिवास अवधि। ठीक है, और इसमें से पहला जो अधिवास क्षेत्र लेंगे उस अधिवास क्षेत्र का है वायुमंडल। वायुमंडल में जल जो है 10 दिन तक विद्यमान रहते हैं। ठीक है, उससे अधिक नहीं रहते, कहीं न कहीं वो बरस पड़ते हैं। ये होता है 10 दिन। ठीक है, दूसरा जो हमारा अधिवास क्षेत्र है वो है नदी। नदी के जो अधिवास अवधि है वो है 2 सप्ताह। तीसरा अधिवास क्षेत्र है वो है झील। इसका है अधिवास अवधि जो है 10 सप्ताह। फोर्थ हमारा है वो है मृदा। मृदा का जो अधिवास अवधि है मृदा में जल का वो 2 से 50 सप्ताह के बीच का है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ। मृदा के बाद जो है फिफ्थ है वो है भूमिगत जल। ये है 1 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष। सिक्स्थ हमारा जो है भूमिगत जल के बाद सिक्स्थ वो है समुद्र। ये है 3,600 वर्ष। और सेवेंथ जो हमारा है वो है ध्रुवीय प्रदेश।
ध्रुवीय प्रदेश का जल का अधिवास अवधि है एक, वो है ध्रुवीय प्रदेश का, वो है हमारा 15,000 वर्ष। 15,000 वर्ष, ठीक है। अब चूंकि कोई भी टेबल देते हैं तो टेबल का कोई एक नाम होना चाहिए, तो दे देंगे MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के अनुसार जलीय अधिवास क्षेत्र, जलीय अधिवास क्षेत्र के अधिवास अवधि तालिका, अधिवास अवधि तालिका, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हो गया। अब इतना करने के बाद जो है हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, और ये दे देंगे, और देने के बाद ये लिखेंगे ध्यातव्य है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वाष्पीकरण एवं वर्षण के ध्यातव्य के महाद्वीपों महासागरों के वाष्पीकरण एवं वर्षण के प्रतिशत वितरण में भिन्नता पाई जाती है। इसी का परिणाम है कि इसी का परिणाम है कि महाद्वीपों पर वाष्पीकरण से 7% अधिक वर्षण होता है, जबकि महासागरों पर वाष्पीकरण से 7% कम वर्षण होता है। इस विभिन्नता को नीचे तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर यहां जो है एक तालिका दे देंगे, ठीक है। और तालिका देने के बाद जो है
यहाँ महाद्वीप, यहाँ महासागर, यहाँ हो गया महाद्वीप, एक तरफ दे देंगे हम लोग महासागर, ठीक है। और एक तरफ यहाँ महाद्वीप महासागर देने के बाद जो है यहाँ लिख देते हैं हम लोग वाष्पीकरण, यहाँ लिखते हैं वर्षा, ठीक है। और यहाँ कर देते हैं एक भिन्नता, भिन्नता या अंतर। तो जो हमारा महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग पर वर्षण जो होता है वो होता है 23%। टोटल ग्लोब का अगर 23% वर्षण अगर हो रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है, कहां पर? महाद्वीपों पर अगर 23% जो है हमारा वर्षण हो रहा है, महाद्वीपों पर महाद्वीपों पर 23% वर्षण हो रहा है हमारा, %23 वर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो हमारा महासागर है 100% का 23% महाद्वीप हो गया, तो इसका 100% 23% घटा देंगे, तो इसका मतलब कि महासागरों पर वर्षण जो है, महासागरों पर वर्षण जो है ये हमारा हो जाएगा 77%, 77%, ठीक है। कुल वर्षण का 23% महाद्वीप पर और 77% हमारा हो जाता है महासागर पर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वाष्पीकरण की। महाद्वीपों पर वाष्पीकरण जो होता है वो होता है 16%। इसका मतलब कि वाष्पीकरण जो होगा महासागरों पर वो हमारा हो जाएगा 84%। अब ये भिन्नता देखिए, वर्षण के तुलना में वाष्पीकरण जो हमारा जो है वो कम है, ठीक है। वाष्पीकरण कम है। अब देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण 16% है, उसकी तुलना में वर्षण ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ भिन्नता कितनी है? 60% की है। यहाँ पर वाष्पीकरण 84% है, लेकिन वर्षण कितना है? 77%। मतलब कि यहाँ पर भी भिन्नता कितनी है? कितना है? 77% का है, लेकिन ये 7% क्या है? मोर है, अधिक है। और ये 7% क्या है? कम है, ठीक है। 7% कम है। तो इतना देने के बाद जो है थोड़ा सा लिखने में हो रही है, क्योंकि मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ, तुरंत मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्लास लेना, तो थोड़ा सा ट्रैफिक की जानती है समस्या क्या आजकल है। तो ये सारा चीज जो है इतना देने के बाद जो है ये तो हमारा जल चक्र कंप्लीट हो गया। और जल चक्र के बाद जो है अब हम आ जाते हैं कि जल चक्र के विभिन्न जो हमारे अवयव है वो मिलकर किस प्रकार काम करते। तब हम आते हैं क्वेश्चन के दूसरे भाग पर। अब लिखेंगे हमें ज्ञात है कि जल चक्र के कई अवयव यानी घटक होते हैं। जल चक्र के कई अवयव होते हैं। जल चक्र के कई अवयव होते हैं। मुख्यतः तीन अवयव
अवयव की 3 अवयव की पहचान की गई है। परंतु विश्लेषण के ध्यान में रखते हुए विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए हम यहां चार अवयवों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस प्रकार है। जो इस प्रकार है। पहला, वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। दूसरा, संतृप्त। तीसरा, संघनन। चौथा, वर्षण। अब इसमें से बारी बारी से सबके हमारे बात करेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वाष्पीकरण के बारे में। पहला ले लेते हैं वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, जैसे कि कोई अगर हम लोग इससे पहले अगर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले हम चाह रहे हैं कि इसका एक डायग्राम के द्वारा इसको दर्शा दिया जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। अब करेंगे क्या इसके बाद कि इसका जो है एक हम डायग्राम यहाँ बना देंगे। जैसे हमने यहाँ बना दिया वाटर बॉडी, ये हमारा हो गया वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के साथ साथ यहाँ क्या हो सकते हैं, सॉइल और प्लांट। ठीक है। यहां से इनका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपो ट्रांसपिरेशन। एंड इवेपोरेशन। इसके बाद सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद संतृप्त। इसके बाद हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद जो है संघनन जिसे बोलते हैं, हमारा आ जाएगा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारा क्या हो जाएगा, पुनः जल जहां अपने मूल स्रोत की तरफ आ जाएगा। ठीक है। और कोई भी अगर हम फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाते हैं तो उसका नाम जरूर रखना चाहिए। ऐसे क्या पता चला क्या है, तो चूंकि एक डायग्राम इंग्लिश में हम लोग बनाए हुए हैं तो यहां पर हम लोगों ने इंग्लिश में ही हमें लिख देना है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे वाष्पीकरण के बारे में, या वाष्पीकरण तो हम वाष्पोत्सर्जन। तो आइए बारी बारी सबकी बात करते हैं कि चूंकि सभी घटक मिलकर कैसे काम करते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है। तो
वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, चूंकि जहां पर तापमान अधिक होता है, ठीक है, तापमान अधिक होने पर हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वाष्पीकरण हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार से, और ये तापमान अधिक होने से हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। और ये वाष्पीकरण से तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण बढ़ता है, तो क्या है, जो हमारा जल राशि है, या जल राशि में कुछ भी हो सकता है, समुद्र है, नदी हो सकता है, तालाब, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें मृदा के बारे में, सॉइल के बारे में, तो मृदा में भी, क्योंकि मृदा में भी जो हमारा इंटरमोलिकुलर गैप होता है, उसमें जल मौजूद होते हैं, वहां पर जल जो है मौजूद होते हैं। तो मृदा के जो हमारा इंटरमोलिकुलर गैप होता है, इंटरमोलिकुलर गैप, ठीक है, अंतर आणविक जो दूरी होती है, उसमें जो जल भरे होते हैं, उनका भी क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। और अगर तापमान कम है तो जो हमारा मृदा की ऊपरी सतह से होगा, तापमान अगर अधिक होता है तो अधिक गहराई तक पहुंच करके, वहां तापमान बढ़ करके वहां से मृदा के जल को वाष्पीकृत करके वायुमंडल में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तापमान का एक तो ये हो गया कि वाष्पीकरण, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जो हमारी वनस्पतियां हैं, इसमें हम जाते हैं कि वनस्पतियों में स्टोमाटा होते हैं, और ये स्टोमाटा जो होते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोमाटा से क्या होता है कि वाष्प जो है बाहर की तरफ निकलते हैं। वाष्प जो है क्या होता है, बाहर निकलते हैं, किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। तो ये जो किसके द्वारा होता है, तापमान के फलस्वरूप ऐसा होता है, ठीक है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा जो हो गया वो है संतृप्त होना, संतृप्ता अवस्था, सेचुरेशन। संतृप्ता अवस्था। संतृप्ता अवस्था में क्या होता है कि संतृप्ता अवस्था को समझने के लिए हमें इसमें समझना होगा निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, एवं आर्द्रता सामर्थ्य। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है। तो संतृप्ता अवस्था कैसे जल चक्र में भूमिका निभाता है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहली बात की समझ लेते हैं इस बात को कि चूंकि ये क्वेश्चन डिस्कशन का है, तो बहुत सारी बातों को हम लोग नहीं भी सामने रखना पड़ता है। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब ये होता है कि निश्चित आयतन में, एक निश्चित आयतन में, निश्चित तापमान पर, ठीक है, निश्चित तापमान पर वायु के निश्चित आयतन में जो जलवाष्प विद्यमान होता है, उसे हम लोग बोल देते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता ये होता है कि निश्चित आयतन में, निश्चित तापमान पर अधिकतम जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसे हम लोग बोल देते हैं आर्द्रता सामर्थ्य, ठीक है। तो इसका मतलब बात करने से ज्यादा इसके फॉर्मूला को समझ लेते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बटा में आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100,
ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता बटा में आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं ये हमारा यहाँ मुद्दा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास नहीं है, हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, दोनों और ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक भी कम अगर बेसी होता है तो ये 100% हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। उस स्थिति में हम 100% सैचुरेशन लेवल को नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है। जब हम 100 और ये जब 100% अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये भी 4 और ये भी 4 है तो इसी में 100% हो जाएगा और 100% हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता अगर हमारा, तो इस स्थिति को हम बोल देते हैं कि वायु जो है क्या हो गई है, वो संतृप्त हो गई है, अपने संतृप्तावस्था को प्राप्त कर ली है, संतृप्तावस्था में पहुंच चुकी है। तो वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन के बाद का जो सेकेंड स्टेज है उसे हम लोग बोल देते हैं संतृप्तावस्था या संतृप्त होना। तो हम लोगों ने जल चक्र के 2 घटक को देख लिया है। एक घटक हमारा जो था वो था वाष्पीकरण वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा था हमारा संतृप्त या संतृप्तावस्था। अब हम बात इस फार्मूला को लिखेंगे, बाकी जो क्लासें होंगी तो उसमें और डिटेल में इस बातों को सामने में रखूंगा। तीसरा जो बात है, तीसरा जो घटक है वो है संघनन, कंडेंसेशन। संघनन देखिए, जब संतृप्तावस्था के बाद एक आता है स्थिति आती है, हम लोग बोलते हैं संघनन। अगर ये संघनन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पर होता है, अगर 32 डिग्री से कम पर होगा तो इसका मतलब है कि ये जो जल जो हमारा है वो ठोस के रूप में आ जाएगा, जल के जो हमारा जो है ठोस के रूप में आएगा। अगर संघनन इस प्लस पर होता है तो इसका मतलब है कि वो द्रव के रूप में रहेगा, द्रव के रूप में रहेगा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जल चक्र में कई दशाएं देखने को मिलती है, जैसे कि ठोस के रूप में अगर हो जाता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि तुषार की क्रिया देखने को मिलती है, तुषार की क्रिया हो जाएगी। अगर हम द्रव के रूप में देखते हैं, अगर संघनन क्रिया होती तो हम देखते हैं कि फॉग, मिस्ट, फॉग माने कि कुहरा और कुहासा, कुहरा एवं कुहासा की क्रिया हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा क्या बादल भी बनते हैं, संघनन से ही बादल बनते हैं। लेकिन अब इसमें भी निर्भर करता है कि बादल भी 2 स्थिति में बनते हैं। एक बादल बनता है प्लस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्लस पे, तो ठोस के रूप में होगा, और बादल बनने के बाद बादल तो बन जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, लेकिन उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम पे होता है ठोस के रूप में होता है, और ठोस के रूप में अगर उससे अधिक पर होगा तो द्रव के रूप में होता है। जिससे हम लोग ये देखते हैं कि हेल स्टॉर्म वगैरह की सारी चीजें जो प्रक्रियाएं होती है, कभी ओला वगैरह पड़ता है, कभी पानी के जल वर्षा होती है, कभी हिमपात होता है। तो ये निर्भर करता है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे बादल बनने के बाद कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर वो प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इस पर निर्भर करता है ये, ठीक है। संघनन की बात इस प्रकार से है। और चौथा जो हमारा जो है, इसके बारे में बातें हम लोग करेंगे जब क्लास में, चूंकि एक क्वेश्चन डिस्कशन है ये, इस एंगल से कैसे करना ये मैं एंगल बता रहा हूं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है, जिससे कि संघनन के बाद हमने कहा कि एक होता है वर्षण, ठीक है। अब वहां से हम आगे यहां पर, तो वर्षण में क्या होता है, क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो है क्या होगा, जब कुहरा कुहासा और तुषार पड़ेगा तो दिन के समय सूर्य की किरणें पड़ेंगी सतह पर, वायुमंडल में रहेंगी, और वो क्या सारे के सारे ठोस और द्रव के रूप में जो हमारा पानी है वह पुनः वाष्पीकृत होकर के वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्षण के बारे में। बादल बना, बादल बनने के बाद जो है, जो भी गुप्त उष्मा रिलीज होने के बाद वायुमंडल में तो तापमान बढ़ जाता है, लेकिन वो फिर जो पानी है हमारा द्रव के रूप में बादल के रूप में आ जाता है, और बादल रूप में आने के बाद जो है, ठीक है, जब बादल बनने के बाद जो है हमारा फिर वही है कि किस डिग्री पे हो रहा है, 32 डिग्री से फ़ारेनहाइट प्लस पे है या माइनस पे है, एक कंडीशन भी निर्भर करता है। बनने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है, और यहां से जो वर्षण जो है ठोस या द्रव के रूप में होता है, ठीक है। और पुनः जो है जल अपने
जो उसका स्रोत क्षेत्र था वहां पर पहुंच जाता है। जैसे कि हमने पिछले जो हमने डायग्राम बनाया था कि जल चक्र में कि हमने दिखाया था कि वाटर बॉडी है, उसके बाद सेचुरेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है और पुनः जो है वाटर बॉडी आकर के वहां पर वाटर बॉडी भी आकर के मिल जाता है। तो जल चक्र का अंतिम घटक जो होता है वो होता है वर्षण, और यही जो है अंतिम अवस्था है। इसके बाद जो है जल चक्र हमारा पूरा हो जाता है, क्योंकि जल जो है पुनः अपने स्रोत क्षेत्र में आकर के मिल जाता है। ये जो सारी प्रक्रिया है, जो सारे घटक है, ये मिल करके आपस में काम करते हैं और ये मिलने के बाद जो है जिस प्रकार घटक काम करते हैं उस प्रकार से पूरे वायुमंडल में देखा जाता है कि 5 प्रकार के जलीय चक्र बनते हैं। वो 5 प्रकार के जलीय चक्र कौन कौन है उसको सिर्फ लिख देंगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हमारा यहाँ उसकी डिमांड, इस क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। इसमें से विभिन्न घटक, या अवयव आपस में मिलकर पृथ्वी तंत्र में 5 प्रकार जलीय चक्र बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं 5 जल चक्र में? पहला जो जल चक्र है उसे हम लोग बोल देते हैं वायुमंडलीय जल चक्र। वायुमंडलीय जल चक्र, ठीक है। दूसरा जो चक्र है उसे हम लोग बोल देते हैं बाधित जल चक्र। बाधित जल चक्र। तीसरा जो जल चक्र है उससे हम लोग बोल देते हैं लघु जल चक्र। लघु जल चक्र। चौथा जो है उसे हम लोग बोल देते हैं लंबित जल चक्र। लंबित जल चक्र। और फिफ्थ जो है इसे हम लोग बोल देते हैं सामान्य जल चक्र। इसे क्या बोल देते हैं? सामान्य जल चक्र। तो विभिन्न अवयव, उस जो मैं पीछे बताऊं उस प्रकार से विभिन्न अवयव आपस में मिलकर काम करते हैं और उनके मिलने से ये 5 प्रकार के जल चक्र का निर्माण होता है। और निष्कर्ष के रूप में हम जब करेंगे तो लिख देंगे कि उपयुक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी तंत्र के जो जल है उसमें स्थैतिकता स्टैटिक होते हैं, परंतु कार्य दृष्टि से उनमें गत्यात्मकता होती है। और ये गत्यात्मकता जो होती है वो वाष्पीकरण, संतृप्तावस्था, संघनन एवं वर्षण के प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। इतनी बातों को लिख करके हम अपना यहीं पे आंसर को समाप्त कर देंगे। तो ये परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा कहीं पे लिखने में आगे पीछे मैंने किया है, लेकिन फिर ठीक कर दिया है, क्योंकि वो समझ रहे आने में कभी कभी ट्रैफिक की समस्या होती है, जिस वजह से ऐसा समस्या होता है, लेकिन बाकी आपका ये आइडियल आंसर है। थैंक यू।